नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। असम चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने राजनीतिक सक्रियता बढ़ा दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय असम दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने कॉलेज छात्रों से बात करते हुए उनसे राजनीति में शामिल होने की अपील की। वहीं बीजेपी और आरएसएस पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर पूरे देश पर अपनी समझ थोपने का आरोप लगाया है। असम में राहुल गांधी ने डिब्रूगढ़ के लाहौल में कॉलेज छात्रों के साथ बातचीत में कहा कि देश में लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। असम की संस्कृति पर भी हमला हो रहा है। आरएसएस और भाजपा के लोग अपनी सोच यहाँ के लोगों पर थोपना चाहते हैं, जो चलेगा नहीं। राहुल ने छात्रों से बातचीत में कहा, अगर असम के लोग दिल्ली में आते हैं तो हम असम के लोगों से उनकी संस्कृति भाषा को भूलने के लिए नहीं कह सकते। उनसे नहीं कह सकते कि हमारी तरह से रहो। नागपुर में बैठे लोग यहाँ बता दें, राहुल गांधी का निशाना आरएसएस पर था। पूरे देश को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। लोकतंत्र का मतलब है कि असम की आवाज असम के लोग उठाएं और समझें, ना कि कोई और नियंत्रित करे। इंडिया में अलग अलग भाषाएं हैं। आपकी यहाँ भाषा है कि कौन सी भाषा में बोलते हो आप लोग? आसामी भाषा है। तमिलनाडु में तमिल है, बंगाल में बंगाली है। अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म है। यहाँ पे हर धर्म के लोग हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं। इन भाषाओं, धर्मों, लोगों के बीच में जो खुली बातचीत होती है, उसको हम हिंदुस्तान कहते हैं। तो मेरा कहना है, अगर हमने असम के लोगों से कह दिया, देखो तुम जब दिल्ली जाओगे तुम अपनी भाषा में नहीं बोल पाओगे। तुम दिल्ली जाओगे तो तुम अपने कल्चर को, अपनी हिस्ट्री को भूलकर दिल्ली जाओगे। जिस दिन हमने ये कह दिया उस दिन हिंदुस्तान खत्म हो गया। सही बात है। अब हो क्या रहा है? एक शक्ति नागपुर में जो पैदा हुई है, वो पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। क्यों कर रही है? कोई प्यार नहीं है। वो हिंदुस्तान का जो धन है वो चाहते हैं। राहुल ने छात्रों से राजनीति में एक्टिव रहने की अपील करते हुए कहा कि अगर हम छात्रों को किसी फैसले में राजनीति में शामिल नहीं करते हैं तो ये लोकतांत्रिक बात नहीं होगी। मेरा विचार है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, सक्रिय रूप से राजनीति में योगदान देना चाहिए। जहां भी आपको लगता है कि असम से चोरी की जा रही है, आपको असम के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन लाठी का सहारा लेकर नहीं, प्यार से लड़ना चाहिए। राहुल ने यहां छात्रों से कहा कि असम में आपको बांटा जा रहा है। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाकर, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लड़ाकर, और उसके बाद जो आपका है, चाहे एयरपोर्ट हो, टी गार्डन हो, उन सबको बेचकर अपने मित्रों को दिया जा रहा है। और अगर हम स्टूडेंट्स को डेमोक्रेसी में नहीं इन्वॉल्व करेंगे तो डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप डेमोक्रेसी के भविष्य हो। तो मेरा आइडिया है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जहां भी आपको लगता है कि असम से चोरी की जा रही है, आपको असम के लिए लड़ना चाहिए और लड़ना पड़ेगा। प्यार से, पत्थरों से नहीं, लाठी से नहीं, बंदूक से नहीं, प्यार से। केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 2 दिन के असम दौरे पर डिब्रूगढ़ पहुंचे हैं। राहुल गांधी 2 दिन में कई बैठकें और जनसभाएं करेंगे। असम की 126 सीटों के लिए 3 चरणों में चुनाव हो रहा है। राज्य में 27 मार्च
1 अप्रैल और 6 अप्रैल को वोट पड़ेंगे। 2 मई को चुनावों के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। राज्य में 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 60 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। दूसरी तरफ बीजेपी भी असम में चुनाव जीतने के लिए जी जान से जुटी हुई है। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो सबसे ज्यादा दिलचस्प पश्चिम बंगाल का चुनाव बना हुआ है। लेकिन असम एक ऐसा उत्तर पूर्वी राज्य है जहां बीजेपी की सरकार है और बीजेपी किसी भी कीमत पर यह राज्य अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। इसके लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और मिशन लोटस के तहत हर उत्तर पूर्वी राज्यों में कमल खिलाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी चुनावी सभाएं करके असम में अपना झंडा बुलंद करना चाहती है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 4 महीने से आंदोलनरत किसानों ने 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया है। इसके साथ ही किसान संगठनों ने आगामी 28 मार्च को तीनों कृषि कानूनों का होलिका दहन करने की भी घोषणा की है। जानिए क्या है पूरा मामला हमारे इस खास रिपोर्ट में। कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली के सिंघू, शाहजहांपुर, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। इस बीच आगामी 26 मार्च को किसानों ने एक बार फिर भारत बंद का ऐलान किया है। वहीं इस मौके पर राष्ट्रव्यापी बंद के आह्वान के दौरान दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान 12 घंटे तक बंद रहेंगे। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक भारत बंद रहेगा। इसके 2 दिन बाद यानी 28 मार्च को तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों की प्रतियों का होलिका दहन किया जाएगा। बता दें कि किसान आंदोलन के 4 महीने 26 मार्च को पूरे हो जाएंगे। उधर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेती है और एमएसपी की गारंटी की घोषणा नहीं करती है, तब तक किसान धरना स्थल पर डटे रहेंगे और किसानों का यह धरना जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि बंगाल में सरकार चावल मांग रही है और किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य। राकेश टिकैत बीते दिन यूपी गेट धरना स्थल पर मंच को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत चिल्ला बॉर्डर बंद करने और यूपी गेट पर पक्का निर्माण करने पर कुछ नहीं बोले। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, जिस कानून के बनते ही विरोध शुरू हो गया और केंद्र सरकार भी संशोधन करने की बात कर रही है, तो ऐसे कानून में क्या हित हो सकता है। तीनों कानून वापस कराए बिना धरना खत्म नहीं करेंगे। मार्च के अंत तक का कैलेंडर जारी करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा की है कि 23 मार्च को किसान आंदोलन वाली जगहों पर शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के शहादत दिवस को बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। इसके बाद 28 मार्च को होली के दिन तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाएंगे। वहीं सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने ईंटों को जोड़कर सड़क पर ही पक्का मकान बनवाना शुरू कर दिया है। मकान बनाने के लिए ईंट से लेकर मिस्त्री तक पंजाब से बुलवाए गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के दीप खत्री ने कहा कि 2 मंजिला मकान भी बनाए जा रहे हैं और ऐसे मकानों की संख्या और बढ़ने वाली है। दरअसल किसानों ने प्लास्टिक के टेंट में ठंड तो गुजार दी, लेकिन गर्मी ने मार्च के महीने में ही परेशान करना शुरू कर दिया है। वैसे भी सिंघू पर बनते पक्के मकान किसानों के पक्के इरादों को जाहिर करते हैं कि जब तक सरकार उनकी मांगे मानकर नए कृषि कानून वापस नहीं लेती, तब तक वो वापस नहीं जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा विधानसभा में खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि जिन विधायकों ने किसानों का साथ नहीं दिया, उनकी हम निंदा करते हैं। इनके साथ हम कठोर व्यवहार करेंगे, बहिष्कार करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट देने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने सत्ताधारी विधायकों पर काफी दबाव बनाया, जो नाकाम रहा।
खट्टर सरकार के पक्ष में 55 विधायक और खिलाफ में 32 विधायक रहे। संयुक्त किसान मोर्चा ने फिर दोहराया है कि किसान नेता चुनावी राज्यों में जाकर बीजेपी के खिलाफ सभाएं करेंगे ताकि केंद्र की मोदी सरकार पर कृषि कानूनों को वापस लेने का दबाव बने। वहीं आंदोलन स्थल पर कोरोना वायरस के खतरे को लेकर भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जाहिर है इन दिनों कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो उनकी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। आंदोलन स्थलों पर जो किसान प्रदर्शनकारी बैठे हैं उनको भी वैक्सीन लगाई जाए। आंदोलन स्थलों पर हम शारीरिक दूरी का पालन कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि धरना स्थल पर आने जाने वाले किसानों को वैक्सीन लगाई जाए। मैं भी टीका लगवाऊंगा। इस दौरान राकेश टिकैत ने ये भी कहा कि कोरोना के कारण आंदोलन खत्म नहीं होने देंगे, टेंटों को और बड़ा बना लेंगे और आंदोलन लंबा चलेगा। ये कोरोना का जो टीकाकरण जो चल रहा भाई, ये एक तो जो धरने चल रहे हैं दिल्ली के आसपास, एक तो इसमें होना चाहिए सब। हाँ, वैक्सीन तो लगवा दो, कहाँ है वैक्सीन वालों को तलाश कर रहे हैं हम। भाई पुलिस का लग गई, उनका लग गई, तो ये जो धरने पर लोग हैं इनका भी लगवा दो। सर आप वैक्सीन लगवाएंगे? हाँ लगवा लेंगे, कहाँ है वैक्सीन वाले, लगवा लेंगे, बुलवा लो उनको। तो हम तो लगवाएंगे, पहले हम ही लगवाएंगे, हमारे से शुरुआत कर दो। जहां एक और किसान कृषि बिल के खिलाफ लगातार 3 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं आंदोलन कर रहे किसानों को भी कोरोना संक्रमण का डर सताने लगा है। किसानों ने धरना स्थल पर दूरी बनाने की अपील की है और किसानों को वैक्सीन लगवाने की बात कही है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। पश्चिम बंगाल का चुनाव दिन पर दिन दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी ने अपनी पूरी फौज बंगाल चुनाव में उतार दी है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी चोट लगने के बाद सहानुभूति बटोरने में लगी हुई हैं। बड़ी बात यह है कि बिहार चुनाव के बाद जहां ओवैसी बंगाल में खासे उत्साहित नजर आ रहे थे, तो वहीं वो अब बंगाल की जमीन से गायब नजर आ रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनावों में एआईएमआईएम के परफॉर्मेंस से पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी काफी उत्साहित थे, जिसके बाद उन्होंने बंगाल से लेकर यूपी तक चुनाव लड़ने की बातें भी कहना शुरू कर दी। शुरुआती दौर में बंगाल के चुनाव को लेकर काफी कुछ बोलने वाले ओवैसी अब बंगाल के सियासी रण से गायब नजर आ रहे हैं। यही नहीं, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बंगाल संयोजक सैयद जमीरुल हसन ने उनसे अलग रास्ता अख्तियार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जनवरी में अब ओवैसी ने फुरफुरा शरीफ जाकर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की थी। उसी के बाद से हसन नाराज चल रहे थे। पश्चिम बंगाल में पहले दौर की वोटिंग में अब 10 दिन से भी कम समय रह गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक राज्य में 2 रैलियों को संबोधित कराए हैं। उन्होंने कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड से इस अभियान की शुरुआत की थी और पुरुलिया में टीएमसी और ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने की बात करके लौटे हैं। लेकिन इसकी तैयारी बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से ही कर रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव को उसने अगर सेमीफाइनल माना था, तो अब की बार वो फाइनल खेलने के लिए मैदान में उतर चुकी है। इसके लिए पार्टी ने पिछले कई महीनों से अपने नेताओं कार्यकर्ताओं की लंबी चौड़ी फौज वहां पर उतार रखी है। प्रदेश को कई जोन में बांटकर वो अपने मिशन में जुटे हुए हैं। बूथ मैनेजमेंट पार्टी का हमेशा से मजबूत हथियार रहा है और पार्टी इस बार यहां भी इस पर पूरा फोकस कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनवरी महीने में अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में कहा था कि ममता जी के पांव के नीचे से बंगाल की गाड़ी खिसक चुकी है, वो बौखलाहट में है। दरअसल बंगाल की धरती पर भाजपा को सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ रेस में लाने का सबसे पहला श्रेय गृह मंत्री अमित शाह को जाता है।
जो 2016 के बाद से ही लगातार पश्चिम बंगाल पर फोकस किए हुए हैं। बंगाल में बीजेपी के लिए मिशन 200 प्लस का लक्ष्य उन्होंने ही तय कर रखा है, यानी बीजेपी प्रदेश की 294 विधानसभा सीटों में से 200 से ज्यादा सीटें जीतने के मिशन पर काम कर रही है। बीजेपी के इस लक्ष्य के पीछे पिछले लोकसभा चुनावों में उसका शानदार प्रदर्शन है, जिसमें वो टीएमसी से सिर्फ 3% वोट से ही पीछे रह गई थी। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि 2 कार्यकालों की एंटी इनकम्बेंसी और प्रदेश में जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार और सियासी हिंसा से ऊब चुकी जनता के बीच मतों के इस अंतर को पाट कर आगे निकल जाना उसके लिए अब नामुमकिन नहीं है। इसलिए उसने वहां अपने हिंदूवादी छवि तो पेश की ही है, विभिन्न जातीय समुदायों में भी अपनी पैड़ बनाने की कोशिश की है। इसमें उसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत योगदान मिला है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी अपनी चोट को जिस तरह से चुनाव में सहानुभूति बटोरने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं, उससे लगता था कि भाजपा उनके जाल में फंस जाएगी और उसके नेता उन पर निजी हमले शुरू कर देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने उनके जख्मों पर मरहम लगाकर इस चुनावी कुचक्र में नहीं फंसने का रास्ता अख्तियार किया है, यानी पार्टी इस फ्रंट पर ममता को ज्यादा हवा बनाने का मौका देने के मूड में नहीं है, क्योंकि पार्टी का राज्य में चुनाव जीतने का मुख्य एजेंडा हिंदुत्व पर केंद्रित है और उसमें वो ममता को अपने पिच पर बैटिंग करने को मजबूर कर चुकी है। बीजेपी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर उन्हें इस तरह से घेर लिया है कि वो अब कभी चंडी पाठ तो कभी दुर्गा पाठ करती नजर आ रही हैं। असल में पिछले विधानसभा चुनाव में तृणमूल जो 211 सीट जीती थी, उनमें से 98 मुसलमान वोटरों के प्रभाव वाली सीटें थी। उनमें से करीब 60 पर मुस्लिमों की आबादी लगभग 30% या उससे ज्यादा है और 38 पर वो 20% के करीब है, जबकि करीब 70 हिंदू बहुल सीटें भी टीएमसी को मिली थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने इस फ्रंट पर काफी मेहनत की है। प्रत्याशियों के चुनाव पर इसके लिए बहुत हिसाब किताब किया गया है। ऊपर से अगर आईएसएफ की अलग से एंट्री के चलते थोड़ा भी मुस्लिम वोट बीवी से छिटका तो बीजेपी का काम और आसान हो सकता है। इसके अलावा बीजेपी उन जातीय समुदायों पर भी फोकस कर रही है जो खुद को उपेक्षित महसूस करते आए हैं। समाज के ऐसे वंचित परिवारों में भोजन करने और किसानों के घरों से मुट्ठी भर अनाज जुटाने की पार्टी की योजना उन्हीं भावनात्मक मुद्दों को वोटों में तब्दील करने पर आधारित है। बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने बंगाल में किसी भी नेता को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया है। विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए ये कोई नई रणनीति नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नाम ऐसे हैं जो बीजेपी के जीतने पर प्रदेश में उसके चेहरे बन सकते हैं। इसमें सबसे पहला नाम प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का है। वो संघ से जुड़े हैं और उन्हें राज्य में अपने दल का कायाकल्प करने में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। राज्य में एक तरफ से उन्होंने ही जमीन पर पार्टी की नींव तैयार की है। हालांकि उनके लिए ये साफ हो चुका है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरा नाम पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय का लिया जा सकता है। उन्हें कृष्णानगर उत्तर से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उनको लेकर चर्चे तेज हो गए हैं। रॉय को टीएमसी की नींव हिलाकर बीजेपी की जड़ें मजबूत करने वाले नेता के रूप में देखा जाता है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि टीएमसी से भगवा ब्रिगेड में शामिल होने वाले सबसे बड़े चेहरों में एक रॉय पर पहले बीजेपी के लोग ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। बीजेपी के पास चुनाव के बाद एक और चेहरा हो सकता है, वो है राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर तारकेश्वर सीट से चुनाव लड़ रहे पूर्व पत्रकार स्वप्न दासगुप्ता का। इसी तरह पार्टी ने केंद्रीय मंत्री और लोकसभा सदस्य बाबुल सुप्रियो को जिस तरह से विधानसभा का टिकट दिया है, उससे इन अटकलों को बल मिल रहा है कि अगर केंद्रीय नेतृत्व की आंखों को भा गए तो उनके नाम की भी लॉटरी लग सकती है। आखिर में एक नाम महाभारत फेम की द्रौपदी यानी रूपा गांगुली का लिया जा सकता है, जो लंबे वक्त से पार्टी के साथ हैं और महिला होने के नाते ममता बनर्जी के बाद बीजेपी की ओर राज्य में महिला सीएम का चेहरा बन सकती हैं। हालांकि ये सारे कयास हैं और हरियाणा, उत्तराखंड और त्रिपुरा में चौंका चुकी बीजेपी के लिए कुछ भी पहले से अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल काम है। खैर, जो भी हो, टीएमसी और बीजेपी की जंग दिन पर दिन दिलचस्प होती जा रही है। जीते कोई भी, लेकिन देश की राजनीति को एक नई दिशा और दशा जरूर मिलेगी। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।
चुनाव का वक्त होता ही ऐसा है जहां नेता अपने आप को श्रेष्ठ और सामने वाले को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। यही हाल देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल में, जहां टीएमसी और बीजेपी की सीधी तकरार देखने को मिल रही है। दोनों पार्टियों ने जबरदस्त रणनीति तैयार कर रखी है। अभी चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको बताते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। इस वक्त अगर चुनावी मैदान में सबसे ज्यादा कुछ चर्चा का विषय है तो वो है पश्चिम बंगाल का चुनाव। चारों ओर बंगाल चुनाव की सरगर्मी देखने को मिल रही है, जहां एक ओर सभी पार्टियां चुनाव के प्रचार प्रसार में जोरों शोरों से जुटी हैं। इसके साथ ही पार्टियों की रणनीतियां भी सामने आ रही हैं। जहां एक ओर टीएमसी अपने आप को सबसे उम्दा उम्मीदवार साबित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, तो वहीं बीजेपी भी कुछ कम नहीं है। ममता की हर चाल का वह करारा जवाब दे रही है। बीजेपी भी आए दिन कोई न कोई नया ऐलान करके ममता सरकार को सकते में डाल देती है। बात करें अन्य पार्टियों की तो वो भी अपने दमखम दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है टीएमसी और बीजेपी की तकरार, जहां ममता बनर्जी की ओर से केंद्र सरकार पर तीखे वार किए जाते हैं और बीजेपी भी उसका करारा जवाब देती है। वहीं अभी पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप घोष की तरफ से एक ऐलान किया गया है, जिसके चलते शायद टीएमसी का खेल थोड़ा उल्टा पड़ जाए। जी हां, बता दें कि दिलीप घोष राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बात का ऐलान उन्होंने खुद किया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष ने बयान दिया है कि वो इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। दिलीप घोष के मुताबिक पार्टी ने तय किया है क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐसे में वो पूरे राज्य में प्रचार का जिम्मा और चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी निभाएंगे। उनका कहना है कि बतौर प्रदेश अध्यक्ष उनका फोकस पूरे प्रदेश में प्रचार और चुनाव लड़वाने में रहेगा। वहीं हम आपको बता दें कि बंगाल की चुनावी जंग में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कई बड़े नेताओं को मैदान में उतारा जा रहा है, फिर चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो या फिर राज्यसभा लोकसभा सांसद। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि दिलीप घोष भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन लोगों के कयास पर पानी फिर गया। चुनाव लड़ने को लेकर दिलीप घोष ने साफ कहा है कि मेरा नाम उम्मीदवारों की लिस्ट में नहीं आएगा। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पार्टी ने तय किया है कि दिलीप राज्य में चुनाव प्रचार पर फोकस करेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष इस वक्त लोकसभा के सांसद भी हैं। साथ ही अगर भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में बहुमत मिलता है तो वो राज्य के मुख्यमंत्री बनने के भी प्रबल दावेदार हैं। वहीं बीजेपी इस चुनाव में अपने घुटने बिल्कुल नहीं टेकना चाहती। इसी के चलते बीजेपी के बड़े स्टार प्रचारक पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ लगातार बंगाल का दौरा कर रहे हैं। राज्य में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए 27 मार्च को मतदान होना है, जबकि 29 अप्रैल को 8वें चरण का मतदान है। बंगाल में 2 मई को ही अन्य राज्यों के साथ नतीजे आएंगे। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।